सूरज एक लड़की से प्यार किया करता था और वह उसके रिश्ते की बात करने के लिए लड़की के पिता के पास जाता है। वहां पर लड़की के पिता के पास अड़ोस पड़ोस के कुछ लोग और बैठे हुए थे। जैसे ही सूरज अपने रिश्ते की बात लड़की के पिता से करता है तो लड़की का पिता एकदम से भड़क जाता है और उससे कहने लगता है कि तेरे जैसे फटीचर से मैं अपनी बेटी की शादी करूंगा? तू कहां और हम कहां? अपनी औकात तो देख ली होती मुझसे रिश्ते की बात करने से पहले। ऐसा कहकर सूरज को घर से निकाल दिया जाता है। अब 4 साल बाद कुछ ऐसा होता है जिसकी लड़की के पिता ने कल्पना भी नहीं की थी। आखिर क्या हुआ था इस कहानी के अंदर? पूरी सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट कि आप वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों, यह कहानी बिहार के एक छोटे से गांव की है, जहां पर एक सूरज नाम का लड़का अपनी एक दूर की रिश्तेदारी में रहा करता है। उसके पिता खेती किया करते थे और ज्यादा संपन्न नहीं थे। इसी वजह से सूरज उस रिश्तेदारी में रहा करता था, क्योंकि जो उनकी वो रिश्तेदारी थी वह लोग काफी ज्यादा संपन्न थे। वे सूरज का भरण पोषण कर रहे थे। बचपन से ही सूरज उन्हीं के पास रहा था और उन्हीं के पास पढ़ लिख कर बड़ा हो रहा था। सूरज पढ़ने लिखने में काफी ज्यादा होशियार था और स्वभाव भी उसका काफी अच्छा था। वह सभी से बड़ी तहजीब से बात किया करता, छोटों से प्यार करता और बड़ों का आदर किया करता। अब ऐसे ही रहते रहते सूरज को वहीं पर रहने वाली एक लड़की, जिसका नाम होता है रोशनी, उससे प्यार हो जाता है। दोनों एक दूसरे से प्यार भरी बातें किया करते और बातों ही बातों में एक दिन सूरज कहता है कि रोशनी, क्यों ना अब हमें शादी कर लेनी चाहिए, क्योंकि सूरज की पढ़ाई लिखाई पूरी हो गई थी और अब वह नौकरी के लिए तैयारी कर रहा था। अब इसके बाद जैसे ही वह यह बात रोशनी से करता है तो रोशनी भी कहती है, हाँ, बात तो तुम्हारी अच्छी है। फिर दोस्तों, सूरज की वो रिश्तेदारी ऐसी थी कि जहां से उसकी शादी आसानी से हो सकती थी। अब इसके बाद सूरज कहता है रोशनी से, रोशनी, तुम ऐसा करो, तुम अपने घर वालों से बात कर लो। मैं यहां पे अपने घर वालों से बात कर लेता हूं और अपने पिता को भी बता दूंगा। इसके बाद रोशनी अपने घर जाती है और सूरज अपने घर वालों से, जहां पर वह रहा करता था, उस रिश्तेदारी में जाकर बात करता है। अपने पिता को भी फोन करके बता देता है कि मैं ऐसे ऐसे एक रोशनी नाम की लड़की से प्यार करता हूं और मैं चाहता हूं कि मैं उसी से शादी करूं। अब सूरज के घर वालों को कोई भी ऐतराज नहीं था। सूरज के पिता भी कहते हैं, ठीक है बेटा, अच्छी बात है, और वहां से तुम्हारी शादी हो भी जाएगी। लेकिन रोशनी जैसे ही अपने घर जाकर अपने पिता से बात करती है तो रोशनी के पिता, जो कि सूरज को अच्छी तरह से जानते थे क्योंकि सूरज उसी गांव में रहता था जहां पर रोशनी रहा करती थी और बचपन से ही वह उसी गांव के अंदर खेल कूद कर बड़ा हुआ था, वह साफ मना कर देते हैं। रोशनी के पिता सूरज को अच्छी तरह से जानते थे कि ये लोग काफी ज्यादा गरीब हैं और गरीबी के कारण ही यह लड़का यहाँ पर रहकर अपने जीवन को और अपनी पढ़ाई लिखाई को पूरा कर रहा है। इसलिए रोशनी के पिता उससे कहते हैं, उस फटीचर से हम तुम्हारी शादी नहीं करवाएंगे। इसके बाद दूसरे दिन सूरज और रोशनी जैसे ही मिलते हैं तो सूरज बताता है कि मेरे घर वालों ने तो बोल दिया है कि शादी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी लड़की है, अच्छे लोग हैं। लेकिन रोशनी सूरज से कहती है, मेरे पिता ने मुझसे साफ इनकार कर दिया और कहा कि सूरज से तुम्हारी शादी नहीं हो सकती। अब इस बात को जैसे ही सूरज सुनता है तो वह कहता है रोशनी से, रोशनी, तूने अच्छी तरह से बात नहीं की होगी, तुम्हें आता ही नहीं है लोगों को किस तरह से मनाया जाता है। अब तो देखना, शाम को मैं आऊंगा और तुम्हारे पिता से बात करूंगा, मैं भी तो देखूं वो कैसे नहीं मानते। क्योंकि सूरज का स्वभाव काफी अच्छा था और वह पढ़ने लिखने में भी काफी ज्यादा होशियार था। वह सभी के साथ अच्छी तरह से बात किया करता था, तो उसे विश्वास था कि वह रोशनी के पिता को मना लेगा। इसके बाद शाम होती है और सूरज शाम को ही डिसाइड करता है कि वह रोशनी के घर जाएगा, क्योंकि शाम के समय सभी लोग घर के अंदर रहते हैं। जो भी अपना दिन भर में काम धंधा करते हैं, सभी अपने काम धंधे से छुट्टी करके शाम को घर में ही मिलते हैं। शाम को सूरज रोशनी के घर पर जाता है, वहां पर जाकर नमस्ते करता है। नमस्ते करने के बाद वह देखता है कि रोशनी के पिता के साथ अड़ोस पड़ोस के कुछ लोग और बैठे हुए हैं। वहां पर जाकर सूरज भी बैठ जाता है। बैठते ही जैसे वह रोशनी के पिता से अपनी शादी के लिए बात करता है तो कहता है, मैं और आपकी बेटी एक दूसरे से प्यार करते हैं और मैं चाहता हूं कि हम दोनों की शादी करवा दी जाए। इस बात को सुनकर रोशनी के पिता एकदम से लाल पीले हो जाते हैं, क्योंकि सूरज को देखते ही उनका खून खोलने लगा था। और जब सूरज ने यह बात की तो उनका गुस्सा और भी ज्यादा 7वें आसमान पर चढ़ गया। एकदम से वह खड़े होते हैं
और उन सभी व्यक्तियों के सामने सूरज को फटकार लगाते हैं और कहते हैं, तेरी औकात है हमारी बेटी से शादी करने की? तू कहाँ और हम लोग कहाँ? तू तो यहाँ पर रहकर अपना जीवन व्यतीत कर रहा है, अपनी पढ़ाई लिखाई को दूसरों के भरोसे पूरा कर रहा है। तेरा पिता छोटी सी जमीन पर खेती करता है और हमारे पास काफी रुपया पैसा है। तू हमारी बराबरी का भी नहीं है। बस यही सीखा है तूने। अमीर घर की लड़कियों को फंसाकर उनसे शादी कर लो और उसके बाद जिंदगी सेठ है। इस बात को जैसे ही सूरज सुनता है तो उसके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। वह सोच रहा था कि ऐसी बात तो उसके साथ कभी नहीं होगी, लेकिन जो हो गया था उसे सोच सोच कर सूरज बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है। तभी रोशनी के पिता एकदम से सूरज से कहते हैं, खड़ा हो यहां से और निकल जा, वरना मैं तुझे धक्के मारकर घर से बाहर फेंक दूंगा। इस बात को सुनकर सूरज का चेहरा पूरी तरह से मायूस हो जाता है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह अपने सर को नीचे करके वहां से निकल जाता है। इन सभी बातों को रोशनी भी अंदर से सुन रही थी और वह भी फूट फूट कर रोने लगती है। इसके बाद सूरज वहां से अपनी उस रिश्तेदारी में आता है जहां पर वह रहा करता था। वहां आकर वह सभी लोगों को बताता है कि उसने तो मुझसे ऐसे ऐसे कह दिया। इस बात को जब वे लोग भी सुनते हैं तो उन्हें भी बड़ा गुस्सा आता है, लेकिन वे करते भी तो क्या करते, क्योंकि आखिर वह बेटी वाले थे और वे चाहे जिसके साथ अपनी बेटी की शादी कर सकते हैं। इसके बाद सूरज काफी ज्यादा परेशान रहने लगता है। इस बात को वह अपने पिता से भी कहता है। पिता भी उसका काफी ज्यादा परेशान होता है और उसे समझाता है, बेटा, जब तक हमारे पास पैसा नहीं होगा तब तक ऐसे ही दिन हमें देखने को मिलेंगे। इस बात को सोच सोच कर सूरज इधर उधर बेमतलब सा घूमता रहता है 4-5 दिन तक। तभी उसे समझ में आता है कि जिंदगी अगर जीनी है तो पैसा कमाना जरूरी है। इस बात को सोचकर वह अपनी उस रिश्तेदारी से जाकर अपने घर चला जाता है, अपने पिता के पास। वहां पर एक कमरे के अंदर रहकर वह जोर शोर से पढ़ाई लिखाई करने लगता है, क्योंकि उसे पता था कि अगर उसे पैसे कमाने हैं तो शिक्षा ही एकमात्र ऐसा साधन है जिसकी वजह से वह पैसे कमा सकता है। सूरज अपने कमरे को बंद कर लेता है और कमरे के अंदर बैठकर दिन रात मेहनत करने लगता है। इधर जो रोशनी थी, रोशनी को उसके घर वाले और उसके पिता काफी ज्यादा धमकाते हैं। कहते हैं, तू ये सब करती है? तुझे शर्म नहीं आई इस बात को करने में और उस लड़के को घर तक बुलाने में? जब मैंने तुझसे मना कर दिया था कि उस लड़के से तेरी शादी नहीं हो सकती, तो फिर तूने उसे घर तक क्यों आने दिया? इस बात को सुनकर रोशनी भी परेशान सी हो जाती है। तभी कुछ दिनों बाद रोशनी के जो पिता हैं वे रोशनी के लिए एक लड़का ढूंढते हैं। लड़का काफी अच्छा खासा कमाता था, अच्छा परिवार था और काफी पैसे वाला था। उसे रोशनी की शादी करवा दी जाती है। शादी होने के बाद रोशनी अपनी ससुराल में उस लड़के के पास चली जाती है। लड़का, जो कि सरकारी नौकरी किया करता था और अक्सर घर से बाहर रहा करता था, वह 2-2, 3-3 दिन में एक बार घर आया करता और रोशनी से ज्यादातर बात नहीं किया करता। यानी कि रोशनी को उस तरह से नहीं रखता जिस तरह से एक पति अपनी पत्नी को रखता है। न ही किसी फैसले को लेने के लिए उससे पूछा करता, बस अपनी ही दुनिया में जिया करता था। केवल वह रोशनी के साथ फॉर्मेलिटी पूरी कर रहा था। शुरुआत में तो रोशनी इस बात को देखती है और सोचती है कि नई नई शादी है, हो सकता है इन्हें शर्म आ रही हो मुझसे ज्यादा बात करने में। लेकिन धीरे धीरे जैसे ही समय बीतता है, उन दोनों के बीच की दूरियां और भी ज्यादा बढ़ने लगती हैं। अब रोशनी इस बात को सोच सोचकर परेशान रहती है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। मेरा पति मेरे पास आता ही नहीं है। शुरुआत में वह हर दूसरे तीसरे दिन घर आ जाया करता था, लेकिन अब वह 15-15 दिन के लिए घर से बाहर रहा करता है। इस बात को लेकर रोशनी काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। अब वह अपने स्तर पर छानबीन करती है, अपने पति की जासूसी करती है। जासूसी करने से उसे पता चलता है कि उसके पति ने शादी से पहले ही किसी और महिला के साथ कोर्ट मैरिज कर रखी है और उसी के पास वह 15-15 दिन तक रहा करता है। इस बात का जैसे ही रोशनी को पता चलता है तो वह सीधा अपने पिता के पास फोन करती है और उन्हें पूरी घटनाक्रम के बारे में बताती है। जैसे ही रोशनी के पिता इस बात को सुनते हैं तो वह भी बहुत ज्यादा क्रोध से लाल हो जाते हैं। वह एकदम से अपनी बेटी रोशनी के घर पर आ धमकते हैं, अपने दामाद को फोन करते हैं और उसे वहां पर बुलाते हैं। बुलाने के बाद एकदम से दामाद से कहने लगते हैं, यह कोई अच्छी बात है? अगर तुमने पहले से शादी कर रखी थी तो दोबारा से शादी करने की क्या जरूरत थी? सभी लोगों में थोड़ी बहुत लड़ाई झगड़ा भी होता है, कहा सुनी होती है, लेकिन कहा सुनी के बाद माहौल एक बार फिर से शांत हो जाता है। रोशनी के पिता कहते हैं, मुझे अपनी बेटी को तुम्हारे साथ नहीं रहने देना।
तुम ऐसा करो, जो कुछ भी मेरी बेटी का बनता है उसे दे दो और हम लोग यहां से चले जाएंगे। इधर जो वह लड़का था वह कहता है, अगर आप लोग चाहें तो मैं दोनों को अच्छी तरह से खुश रख सकता हूं, अगर दोनों मिलजुल कर एक साथ रहें। रोशनी के पिता अब अपनी बेटी से पूछते हैं, बेटी बताओ तुम्हें क्या करना है। इस बात को जैसे ही रोशनी सुनती है वह कहती है, पिताजी मुझे अब इस घर में एक सेकंड भी नहीं रहना। इसके बाद सामाजिक तौर पर ही उन दोनों का फैसला हो जाता है। पंचायत आती है और पंचायत के जरिए कुछ रकम तय की जाती है और दोनों अलग अलग हो जाते हैं। अब रोशनी अपने घर आ जाती है और जो वह लड़का था वह अपनी दूसरी बीवी के साथ वहां पर रहने लगता है। धीरे धीरे कुछ समय बीतता है। समय बीतने के साथ एक दिन शाम को रोशनी अपने घर के अंदर बैठी हुई थी। रोशनी के पिता बाहर आंगन में बैठकर अड़ोस पड़ोस के कुछ लोगों से बतिया रहे थे। तभी बाहर से एक आवाज आई, घर के अंदर कोई है क्या? ये सुनकर रोशनी के पिता वहां से उठकर गए और जैसे ही दरवाजा खोला तो सामने और कोई नहीं, सूरज खड़ा हुआ था। सूरज ने काफी अच्छे कपड़े पहने हुए थे और एक बड़ी गाड़ी लेकर उनके दरवाजे पर खड़ा था। सूरज ने कहा, अंकल जी, क्या अब मैं आपकी बराबरी का हूं? अब मैं आपसे बात कर सकता हूं क्योंकि अब मेरी सरकारी बैंक में नौकरी लग चुकी है। दोस्तों, बीते दिनों सूरज ने इतनी मेहनत की थी कि वह एक सरकारी बैंक में नौकरी पाने में सफल हो गया। सरकारी नौकरी लगने के बाद अब वह रोशनी के पिता के पास आया था। सूरज ने कहा, अब बताइए, अब तो मैं आपसे बात कर सकता हूं, अब तो मैं आपकी बराबरी का हूं। अब मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं है और यह जो गाड़ी आपको दिखाई दे रही है यह मैंने अपनी मेहनत से खरीदी है। इस बात को जैसे ही रोशनी के पिता ने सुना वह एकदम से अपना सिर झुका लेते हैं और हाथ जोड़कर सूरज से माफी मांगते हैं। वह कहते हैं, बेटे हमसे बहुत बड़ी गलती हो सके तो हमें माफ कर देना। लेकिन सूरज उनसे एक बार फिर से कहता है, किसी भी इंसान को उसकी औकात देखकर जज नहीं करना चाहिए। वह आगे चलकर क्या बन जाएगा यह भगवान के हाथ में है। पैसा होना या ना होना इंसान के हाथ में नहीं है, हमारे हाथ में केवल मेहनत करना है। मैंने मेहनत की और मेहनत का फल मुझे मिल गया। ऐसा कहकर सूरज अपनी चमचमाती कार में बैठकर वहां से निकल जाता है और अपनी उसी रिश्तेदारी में जाकर रुक जाता है। अब जब सूरज और रोशनी के पिता की बातें हो रही थीं, तो सभी को पता चल जाता है कि दरवाजे पर सूरज आया था और वह इस तरह से कहकर गया है। इसके बाद रोशनी के पिता घर के अंदर जाते हैं, अपनी बेटी की तरफ देखते हैं और उनकी आंखों में आंसू भर आते हैं। इधर जो रोशनी की मां थीं, वह भी अपनी बेटी की तरफ देखती हैं और अपने पति की तरफ देखती हैं। उनकी आंखों में भी आंसू भर आते हैं। सभी लोग अपने किए गए फैसले पर पछताते हैं। वे सोचते हैं कि अगर इस लड़के से अपनी बेटी की शादी करवा देते तो बहुत ही अच्छा होता। आज लड़का सरकारी नौकरी में लग चुका है और उसके पास काफी अच्छा पैसा है। हमारी बेटी को कोई भी दिक्कत नहीं होती। इसके बाद परिवार के सभी लोग एक दूसरे की बातों में कमियां निकालने लगते हैं। इधर जो रोशनी की मां थीं, वह कहती हैं, मैंने तो कहा था। रोशनी की मां कहती हैं, मैंने तो कहा था कि इस लड़के से शादी करवा दो, लेकिन आपने ही नहीं माना। अब देखिए अपनी जिद का नतीजा। जिस लड़के से आपने शादी करवाई उसने भी रोशनी को धोखा दे दिया। इन सभी बातों को सुनकर रोशनी फूट फूट कर रोने लगती है। लेकिन दोस्तों, उस परिवार को और भी ज्यादा पछतावा तब होता है जब उन्हें पता चलता है कि सूरज की शादी इसी गांव की एक और लड़की से होने वाली है। सूरज, जो अब सरकारी नौकरी में लग चुका था, अपनी उस रिश्तेदारी में जाकर रुका था। तभी उसी गांव का एक व्यक्ति, जिसकी लड़की शादी के योग्य हो चुकी थी, सूरज के लिए अपनी बेटी का रिश्ता लेकर पहुंचता है। वह व्यक्ति सूरज से कहता है, बेटा अगर तुम चाहो तो मेरी बेटी से शादी कर लो। लड़की का परिवार काफी अच्छा और संपन्न था। यह देखकर सूरज भी शादी के लिए हामी भर देता है। सूरज की उस लड़की के साथ शादी तय कर दी जाती है। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। यह कहानी बिल्कुल सत्य घटना पर आधारित है। केवल इसमें नाम और जगह के नामों को बदल दिया गया है ताकि उन लोगों को कोई परेशानी न हो जो इस घटना से जुड़े हुए हैं। इन घटनाओं को सुनाने का उद्देश्य आपको परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। इन घटनाओं को सुनाने का मकसद यह है कि आप इन घटनाओं में हुई गलतियों से सीख लें और उन्हें अपने जीवन में न दोहराएं। तो दोस्तों, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।